जीवन जो है सिर्फ सांस लेना और छोड़ना नहीं है। सुनहरी सुबह एक बहुत ही क्यूट सी बच्चों की स्टोरी है। हम देखते हैं कि जब हम अपने बच्चों को सुबह उठाते हैं, वो सो रहे होते हैं, तो वो नखरे करते हैं थोड़ा उठने में। साक्ष्य दृष्टा भावमहे गद्य आगत काल द्वहे, हे चिरंतन, हे अचर चर चेतनामय, हे निरंतर, हे सृजन के पृष्ठ में तुमको नमन करता चलूं नित्य। आपने किसी से ऐसी ऐसे किसी व्यक्ति से मुलाकात की है जिनका बैकग्राउंड जो हो वो साइंस में हो और वो उन्होंने कविताएं लिखनी शुरू कर दी और बहुत अच्छी कविताएं लिखती हैं। और उनका सिर्फ इतना ही नहीं है, वो यहाँ तक नहीं रुकी। उन्होंने शुरू किया बात करना, विचार करना, चिंतन करना कि हमारी जो तकलीफें हैं एज अ ह्यूमन बीइंग, बीइंग अ वुमन, बीइंग अ मैन, आप कैसे कैसी परिस्थितियों से गुजरते हैं और जीवन में इनर बैलेंस की क्या आवश्यकता है। क्या है इनर बैलेंस? आज हमारे साथ डॉक्टर प्राची सिंह हैं, जिनका बैकग्राउंड तो है कि वो पीएचडी है बायोसाइंसेज में, लेकिन उनकी जर्नी जो है बहुत इंटरेस्टिंग है। इसलिए आज वो मेरी गेस्ट हैं। वो बताएंगे कि वो कहाँ से कब कविताएं लिखना शुरू कर दिया उन्होंने, और फिर कैसे हो रहा उनका इंटरेस्ट जो है वो वेदों में और वेदांगों में आ गया, और उन्होंने उनके हिसाब से, उनके अनुसार इनर पीस और इनर बैलेंस बहुत जरूरी है लाइफ में। वेलकम डॉक्टर प्राची। बताइए कि कैसे आपकी जर्नी रही, थोड़ा अपने बारे में बताइए, फिर हम लोग बात। नमस्कार अभिलाषा जी। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये अवसर देने के लिए कि मैं आपसे बात करूं उन विषयों वेलकम। पे जो आज बहुत जरूरी हैं, उन पे बिल्कुल। चर्चा हो। तो आपने मेरा परिचय तो दे दिया है। आपने पूछा कि मेरी कविताओं की यात्रा नहीं, कैसे बहुत शुरू हुई। संक्षेप में दिया है। आप बताइए अपने बारे में, क्योंकि वो भी बहुत कम इंटरेस्टिंग नहीं है। और आई रियली वांट कि जो दर्शक है हमारे समझें कि सिर्फ एक चीज में फंस के नहीं रहना चाहिए। जीवन जीने के लिए है, जीवन में फंसने के लिए नहीं है। तो प्लीज आप अपनी जर्नी भी बताइए कि डुअल ऑनर्स, फिर पीएचडी और फिर कविताएं, ये कैसे हो गया? बेसिकली मैं जब छोटी थी तो मुझे ड्राइंग, पेंटिंग्स एंड म्यूजिक इस सब का बहुत शौक होता था। बट आई वॉज क्वाइट वेरी गुड इन साइंस ऑल्सो। तो उस समय यही होता था कि अच्छे जो बच्चे हैं पढ़ने में, उनको साइंस साइंस ही पढ़ना बाय चाहिए। डिफॉल्ट उनको साइंस पढ़ना होता था। करेक्ट, हाँ। तो तो मैं साइंस पढ़ती थी और मैं बड़ी खुश थी कि उसमें मुझे बहुत सारे डायग्राम्स वगैरह भी बनाने को हमेशा मिलते थे, तो मेरे दोनों जो हैं वो पूरे होते थे। तो जब मैंने ग्रेजुएशन किया, तो आई वाज लाइक कि इफ आई एम हैविंग द अपॉर्चुनिटी टू डू डुअल ऑनर्स, देन व्हाई नॉट डुअल ऑनर्स। एंड जब मैंने ये चीज अपने पापा से डिस्कस की, तो वो बोले कि हाँ, उसमें मेहनत कम है सिंगल में, और इसमें थोड़ी सी ज्यादा है। तुम्हें कम मेहनत करनी है तो वो ले लो, और ज्यादा करनी है तो वो ले लो। आई थॉट कि पापा विल बी वेरी हैप्पी इफ आई विल टेक डुअल ऑनर्स। तो मैंने, मतलब बॉटनी भी अच्छा लगता था, केमिस्ट्री भी अच्छा लगता था, तो मैंने डुअल ऑनर्स ले लिया। फिर उसी समय मैंने, जब मैं बॉटनी ऑनर्स पढ़ रही थी, एट दैट टाइम आई डिसाइडेड कि मैं जब पीएचडी करूंगी तो मैं डेजर्ट इकोलॉजी पे ही पीएचडी करूंगी। तीसरे मुझे सब्जेक्ट में। इवोल्यूशन ऑफ डेजर्ट्स और ये सब बहुत ज्यादा पसंद था। हाँ। और एनवायरनमेंट और नेचुरल ब्यूटी, नेचर, तो इस सब में आई प्लान टू डू माय एमएससी इन एनवायरमेंटल साइंसेस। और फिर जब मैं इकोसिस्टम इकोलॉजी पे मुझे पीएचडी करने का मन किया, तो मैंने डेजर्ट इकोलॉजी का टॉपिक सेलेक्ट किया और मैंने वनस्थली से पीएचडी की। इन 2000 आई जॉइंड देयर फॉर पीएचडी। और साथ ही साथ यूजीसी नेट भी क्वालिफाई कर लिया 2000 दिसंबर में ही। और 2001 में दैट वाज माय फर्स्ट जॉब व्हिच आई गॉट एट वनस्थली इटसेल्फ। तो वाओ। मुझे वहाँ एमएससी बायोटेक्नोलॉजी को पढ़ाना होता था। और बायोटेक मैंने कब पढ़ा था? बीएससी फर्स्ट ईयर में अच्छा। जितना पढ़ा था, हाँ और हाँ, वो बिल्कुल मुझे बिल्कुल। पढ़ाना होता था एमएससी लेवल में।
एमएससी बायोटेक। तो जब मेरी फर्स्ट क्लास थी तो फिर तो पढ़ाई एमएससी के करनी पड़ी स्टूडेंट्स होगी के, वापस से। बहुत ज्यादा। वीक में 1 घंटे की एक क्लास लेने के लिए मुझे पूरे हफ्ते भर 4 या 5 घंटे वो फॉरेन राइटर्स के बुक्स और उन सब में इतना डीपली पढ़ना पड़ता था कि कोई एक भी मतलब कहीं कोई कंफ्यूजन ना रह जाए, ना मुझे ना स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन करने में। लेकिन उसमें बहुत एक ये चीज होती थी कि कभी भी कोई क्वेश्चन मन में होता था तो संकोच नहीं होता था टीचर से पूछ लेने में। हम्म। तो मेरी कई क्वेरीज होती थी, मैं उनको सीधे लेके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के पास पहुंच जाती थी वनस्थली में। सर ये क्या चीज है, ये क्यों नहीं क्लियर है इसमें? तो वो मुझे बोलते थे कि प्राची अभी इसमें रिसर्च हुआ ही नहीं है, ये कहाँ से क्लियर होगी, तो तुम पीएचडी लेवल के क्वेश्चंस मत लाओ। तो बी इट लाइक दिस ओनली। तो मुझे लगता था कि कहीं मैं मिस तो नहीं कर रही, क्योंकि ये मेरा अभी मतलब गूगल का कमाल का जमाना वो उतना है, आया नहीं था। तब आया नहीं था इतना। हाँ। और हाँ, और उतना हम कंप्यूटर फ्रेंडली उस समय तक हुए भी नहीं थे, तब सही मतलब बात। सीख रहे थे हम्म। ये सब चीजें। तो वहां से फिर जॉब भी शुरू हुआ। फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की तरह मुझे हरिद्वार में अपॉर्चुनिटी मिली। वहां मैंने गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी पीजी कॉलेज में पढ़ाया 1 साल। वो थोड़ा सा दूर होता था, फिर मैंने हल्द्वानी ज्वाइन कर लिया असिस्टेंट प्रोफेसर एनवायरमेंटल साइंसेस की तरह। उसके बाद 2004 में आई गॉट मैरिड टू एन इंडस्ट्रियलिस्ट। और और एकदम फिर बहुत ज्यादा पूरे परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और तब फिर ऐसा नहीं था कि कोई अपने सपने बाकी बचे हो। तो जो मेरा टारगेट था कि मुझे नेट क्वालिफाई करना है, फिर मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो वो सब कुछ हो मैं गया। पा चुकी थी। मुझे हम्म। ऐसा लगता था कि ठीक है, एजुकेशन है और आपने एक सर्टेन पॉइंट अपने लाइफ में अटेन कर लिया है, तो अब फैमिली को आपकी जरूरत है। तो आई वाज इन द कंडीशन ओके, आई एम रेडी टू लीव माय जॉब। तो मैंने वो छोड़ दी और घर पूरा संभालना शुरू कर दिया। फिर बेटा हो गया इन 2005 दिसंबर। उसके बाद जब वो स्कूल जाने लगा, तब मुझे रियलाइज हुआ कि ये तो लाइफ में कुछ बचा ही नहीं, सिर्फ घर गृहस्थी बच्चा। और वो जो टैलेंट थे, वो जो एक वो होता था ना कि कुछ एंथुजियाज्म नया सीखने का, नया करने का। तो वहां से मेरी ना फिर राइटिंग जर्नी एक प्रॉपर तरीके से शुरू हुई। मैंने हम्म। अपने बेटे को जैसे कोई भी चीज समझानी होती थी, बतानी होती थी, तो मैं उसके लिए छोटी छोटी पोएम्स लिखती, उसके लिए स्टोरीज लिखती। तो वो उसको थोड़े ना मैथ्स में जैसे प्रॉब्लम आती थी, उसको 1 2 3 समझ नहीं आता था। उसको जैसे एक एप्पल इज एप्पल, तो 2 एप्पल भी एप्पल, 3 एप्पल भी एप्पल। तो ही वॉज हम्म। अनेबल टू काउंट इट। तो अच्छा। मैंने पहली स्टोरी लिखी, नंबर स्टोरी की, वन सन वॉज देयर इन द स्काई, और 2 क्लाउड्स के, और उसको मैंने ड्रॉ किया पूरा, उसको बताया। और वाह। फिर एक टेडी फैमिली थी, 3 टेडीज वर देयर, मम्मा टेडी, पापा टेडी एंड बेबी टेडी। इन दैट वे टॉट हिम दैट 1 2 3 कंसेप्ट। और जब मैंने उसका पूरा वो बना करके चार्ट फॉर्म में उनके स्कूल भेजा, तो द प्रिंसिपल अप्रिशिएटेड दैट या सो मच कि मैं इसको फ्रेम करा के लगा लूं यहाँ पर। एक्चुअली। हाँ। इतना ज्यादा वेरी वो है, इम्प्रेसिव। मतलब अच्छा लग रहा है। तो उसके बाद मैंने एक और कहानी लिखी, बच्चों की ही कहानी थी, वो थी जंक फूड वगैरह पर। उसको मनोरमा संबोधन, विशिष्ट मनोरमा संबोधन पुरस्कार भी मिला था, आई थिंक इन 2011। तो जब आपके पास चेक आने लगे ना अवार्ड के, तब लगा हम्म। कि अरे वाह, हम भी लिख सकते हैं। कितना मतलब ये सेल्फ एक डिस्कवरी प्रोफेशन हो की गई। फॉर्म में भी मतलब ये जा सेल्फ सकता डिस्कवरी थी अपने एजुकेशन के बाद। दैट है। वाज हाँ। वेरी अमेजिंग। वाह। लेकिन उसी समय 2011 में ही मुझे लगा कि मुझे फिर से अपने इन्वायरमेंटल साइंसेस पैशन को भी वो करना परस्यू चाहिए, करना है। मेरे पास काफी टाइम है, मैं उसको परस्यू करूं। तो आई सर्च फॉर द जॉब। और बिल्कुल दैट वाज टू माय सरप्राइज कि हल्द्वानी जैसी छोटी जगह पर, मैं नहीं एक्सपेक्ट करती थी कि मुझे तुरंत कोई जॉब मिल सकती है। तो उसी समय वहां एक नया कॉलेज खोला था, और उस हम्म। कॉलेज में वैकेंसी थी। और मैंने वहां पर 2 दिन बाद ही इंटरव्यू था, जस्ट आई थॉट कि मुझे चाहिए, मैंने सर्च किया और मुझे हल्द्वानी में ही मिल गया। और 2 दिन बाद उसका इंटरव्यू था, आई वेंट फॉर द इंटरव्यू, आई गॉट सिलेक्टेड अगेन, गॉट अपॉइंटेड एज असिस्टेंट प्रोफेसर। और वो क्योंकि एक नया कॉलेज था, एंड 6 7 महीने जब मैंने काम किया, तो दे प्रमोटेड मी टू डीन एकेडमिक्स।
तो मैंने फॉर 6-7 years आई वर्क देयर एज डीन एकेडमिक्स। तो उसमें पूरा कॉलेज का सब कुछ प्लान करना, सारे इवेंट्स प्लान करना, कॉलेज की मीटिंग्स लेना, वो सब बहुत बड़ी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी उनको किया। फिर ड्रीम्स थोड़े और बढ़ने लगे कि अब नेक्स्ट क्या, थोड़ा और स्टेप। तो एट दैट टाइम आई गिव इंटरव्यू फॉर एमईटी नोएडा, हम्म। और उसके 3-4 राउंड्स इंटरव्यूज थे, आई क्लियर्ड ऑल ऑफ देम। लेकिन जब वहां ज्वाइन करने के बारे, इमिडिएटली आई केम टू नो कि आई एम एक्सपेक्टिंग विद माय सेकंड चाइल्ड। तो बट दैट वाज हाई रिस्क प्रेगनेंसी। तो डॉक्टर ने मुझे कंप्लीट बेड रेस्ट बोल दिया। तो एमईटी नोएडा ज्वाइन करना तो दूर था, मुझे यहाँ का जो डीन एकेडमिक्स थे मुझे वो भी छोड़ना पड़ा, क्योंकि ऑब्वियसली। हाँ, क्योंकि बेबी को देखना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था, और प्रेगनेंसी पूरा नॉर्मली रहे वो बहुत जरूरी था। बहुत जरूरी था। तो फिर 2015 में आई लेफ्ट माय जॉब। उसके बाद फिर इन 2000 अगेन, जब मेरा सेकंड बेबी भी थोड़ा बड़ा हो गया, स्कूल जाने लगा, देन आई रियलाइज कि आई हैव टू स्टार्ट समथिंग अगेन। फिर मैंने पंतनगर यूनिवर्सिटी ज्वाइन करी, एंड टू माय सरप्राइज कि जैसे ही मैंने सोचा अब मैं कुछ और करूं, आई सर्च्ड एंड आई फाउंड अ जॉब एट पंतनगर यूनिवर्सिटी। और वहां एज अ टीचिंग प्रोफेशनल मैंने पीएचडी एंड पीजी यूजी सभी लेवल्स में पढ़ाया। लेकिन उसके बाद फिर मुझे जब कोविड हुआ, और मैं 21 days हॉस्पिटल में एडमिट रही ड्यूरिंग सेकेंड वेव, और उसके बाद मेरी हेल्थ बहुत एडवर्सली डैमेज हुई। उस समय मैं पंतनगर में एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट में भी काम कर रही थी, यूरोपियन प्रोजेक्ट था, अच्छा। वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग पे था वो प्रोजेक्ट। तो अब मुझे फील्ड विजिट के लिए उसमें जाना था, गुजरात या वो, तो मेरी हेल्थ मुझे अलाउ नहीं कर रही थी वो सब करूं। देन आई फाइनली रिजाइन फ्रॉम दैट जॉब। तो उस समय मुझे लगा, व्हेन आई सेट क्वाइटली एंड, और मैंने इस बात को देखने की कोशिश की कि मैं क्यों भाग रही हूँ। आई हैव ईच एंड एवरीथिंग, और ऐसा बार बार क्यों हो रहा है कि मैं नौकरी करती हूँ, मिलती है मुझे तुरंत, मैं उसमें टॉप में पहुंचती हूँ, और सर्कमस्टेंसेस ऐसी होती हैं कि मैं उन्हें छोड़ देती हूँ। और क्योंकि मैं इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिली को बिलोंग करती हूँ, और तो फाइनेंशियली एक बिल्कुल सेटल्ड फैमिली है, तो ऐसा नहीं है कि मुझे अर्निंग्स या किसी और चीज के लिए नौकरी करनी है। तो मतलब ये दौड़ बार 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 क्यों, क्योंकि अदरवाइज एक अगर नॉर्मल हम पेस देखें तो अब तक तो मुझे, मतलब प्रोफेसर होकर के आई कुड हैव प्लान्ड फॉर वाइस चांसलरशिप आल्सो। तो मैं स्टॉप करती हूँ इसको, और जो मतलब बाकी मेरे जो हॉबीज हैं, जो मेरा इनहेरेंटली जो मैं चाहती हूँ करना, मैं उनको करना शुरू करती हूँ। और I then decided कि no more career now. Now I have to enjoy what I already have. I don't want to run for anything. I have enough, and I want to cherish that. I want to spend time with that. फिर इन द मीन टाइम जो मेरी पोइटिक जर्नी थी वो भी बहुत अच्छी चल रही थी। तो मैं धीरे धीरे पोइट्रीज भी लिखनी शुरू की, और सोशल मीडिया में आई थिंक 2013 पर आई ज्वाइन ग्रुप ओपन बुक्स ऑनलाइन, दैट इज अ साइट। उस साइट पर क्या होता था कि सब बहुत सनातन छांदसिक विधाओं में लिखा करते थे। हमारा क्या था कि कुछ विचार आते थे, उनको जस्ट लिख देते थे एक फ्लो में, लेकिन उसको प्रॉपर आप जो गीतों की शैली है, जो जो गजलों की जो शैली है, आप उसको छांदसिक विधाओं में कैसे डालोगे। तो उन सब चीजों को मैंने ओपन बुक्स ऑनलाइन पे सीखा। तो एक ही साल में वहां पर उन्होंने मुझे मैनेजमेंट की कोर टीम का मेंबर बना दिया। तो जब मैनेजमेंट कमेटी में आ गई तो वो एक मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि अब जो नए लोग आ रहे हैं सीखने के लिए, उनको गजल सिखाऊं, छंद सिखाऊं। तो वहां मैंने जितने हमारे सनातनी छंद हो सकते हैं उन सभी पे क्या लिखा। हुआ ये सनातनी छंद? सनातनी छंद इज दोहा, चौपाई, हम्म। त्रिभंगी छंद, अच्छा। हरिगीतिका छंद, लाइक सो मेनी छंद। मतलब साइंस से बिल्कुल ही अलग, अब एक साहित्य की दुनिया एकदम हाँ, ही अलग हो तो गई। बेसिकली जो जो भी मेरे थॉट्स होते थे, जो भी सोशल चैलेंजेस आ रहे हैं, जो भी इमोशंस आपके मन में हैं,
उन सबको मैं पोइट्री की फॉर्म में लिखने लगी, और मेरी पोइट्रीज को भी बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन मिला, बहुत सराहा गया। हालांकि मैंने बहुत ज्यादा किताबें नहीं छपवाई, क्योंकि जो मेरे इसमें साहित्य गुरु जिनको हम बोल सकते हैं, उन्होंने मुझे बोला कि अच्छा साहित्यकार वो होता है और तब बनता है व्यक्ति जब वो अपना ही लिखा हुआ रिजेक्ट करना सीख जाता है। तो जब हम और बेटर लिखने लगते हैं विद टाइम, और बेटर लिखने लगते हैं, तो हमें लगने लगता है कि पुराने में ये कुछ कमियां थी, शायद थॉट्स को ऐसे लिखा होता तो ज्यादा अच्छा होता, इस शैली में नहीं उसमें होता तो ज्यादा अच्छा होता। तो तभी मैंने डिसाइड किया था कि ऐसा नहीं चाहिए मुझे कि मेरी बहुत सारी किताबें हो, मुझे ये चाहिए कि एक ही किताब हो, दो किताब हो चाहे, लेकिन वो इतनी सब्सटेंशियल हो कि उनको विधाओं पर, पूर्ण विधान के लिए भी अगर कोई रेफर करे तो उसमें साहित्य के उसमें कोई कमी कहीं से न मिले। वाह। तो अभी मेरी शुरुआती दौर की मेरी कविताओं की अगर एक आध, हाँ, एक एक आध कविता। संग्रह आया था परों को खोलते हुए। सौरभ पांडे जी हैं एक संपादक, बहुत अच्छे साहित्यकार हैं, उन्होंने इसमें मेरी कविताओं को भी संकलित किया है। और एक मैंने बच्चों की बुक्स लिखी थी, एक सुनहरी सुबह। हाँ, ये दोनों बुक्स अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे उपलब्ध होंगी अभी। हाँ, फिर एक से, सुनहरी सुबह है, जो जो बच्चों की जो पुस्तक है, उसमें एक किसके बारे सुनहरी सुबह एक बहुत ही क्यूट सी बच्चों की स्टोरी है। हम देखते हैं कि जब हम अपने बच्चों को सुबह उठाते हैं, वो सो रहे होते हैं, तो वो नखरे करते हैं थोड़ा उठने में। तो एक ऐसे ही नखरे वाले छोटे से बच्चे की स्टोरी है जो उठना नहीं चाहता और अपनी मम्मा को रोज नए नए बहाने बताता है, और उसकी मम्मा वो बहाना सॉल्व कर देती है, आंसर कर देती अच्छा, है। अच्छा। फिर वो कोई दूसरा बहाना लेके आता है, फिर वो कोई तीसरा बहाना लेके आता है। तो इस तरीके से एक बहुत ही छोटे बच्चों की, 3 से लेके 8 साल तक के एज ग्रुप के बच्चों को के लिए ये स्टोरी बुक है। वाह, ये है वो स्टोरी। मजेदार होगी कहानी तो डेफिनेटली, मतलब मन कर रहा है कि इसको पढ़ ही ले। उसके बाद और बताओ फिर, जो कविताएं हैं, वो उसकी तो बहुत कुछ है, अभी भी पब्लिश होने वाली हैं कुछ। आई थिंक यू वर बिजी इन दैट। अभिलाषा, मेरे अभी 4 कविता संग्रह लगभग तैयार हैं। अ, एक तो अतुकांत कविताओं का बिल्कुल तैयार है, एक छंदों का बिल्कुल तैयार है, और एक मेरे गीतों का बिल्कुल तैयार है। और मैं बीच बीच में कोई बहुत जो इंटेंस थॉट्स आते हैं, उनका भी एक पूरा संग्रह है, वो तैयार है। और साथ ही साथ में मैं एक महाकाव्य लिख रही हूँ आजकल, एंड दैट इज क्वाइट, थोड़ा फिलोसफिकल है वो समय की अवधारणा पर है। अभी तक उसका जो नाम तय किया है वो समय चरित मानस है, श्री समय चरित मानस, जो वाह। 8 सर्गों में होने वाला है। उसके 4 सर्ग पूरे हो चुके हैं, और बाकी 4 अभी लिखने बाकी हैं। ओ माय गॉड। मतलब कि शायद इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं है, आई अंडरस्टैंड, मतलब इट इज मोर लाइक आई एम शॉक्ड कि इतना कैसे हो गया इस बीच में, इतने इतने छोटे टाइम में, मतलब इतनी सारी किताब। अभिलाषा, जो समय चरित मानस को लिखना था, ये एक्चुअली 2019 में मेरे परिचय में एक हमारे हैदराबाद के सीसीएमबी के एक प्रिंसिपल साइंटिस्ट थे, वो आए, डॉक्टर सुनील कुमार वर्मा जी। वो ऑक्सफोर्ड से पीएचडी थे, और मेरी राइटिंग्स के बहुत फैन थे वो। अच्छा। उनको मेरे गीत कविताएं बहुत पसंद थी। तो वो क्योंकि बहुत इंटेलेक्चुअल पर्सन थे, तो कुछ बड़े ऐसे टचिंग से थॉट्स लिखा करते थे। तो कहीं कहीं उनका थॉट अगर मुझे कैच हो जाता था, तो मुझे मन करता था कि मैं उस पे कुछ गीत या कुछ लिख दूं। तो ऐसे ही जब 2019 खत्म होके 20 ईयर आ रहा था, तो उन्होंने समय पे एक अवधारणा लेकर के लिखा था कि समय जैसे सृजन करता रहता है और रुकता नहीं है, आगे बढ़ जाता है ना। हम्म। तो उसी तरीके से हम ह्यूमन बींग्स को भी रुकना नहीं चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए। तो उन्होंने लिखा था, तुम सृजन करते रहे नित, मैं सृजन करता चलूं नित। तो मैंने उस थीम पर एक गीत लिखा था। सुनाओ जरा, उनकी थीम इट इज लाइन थी, पॉसिबल। हाँ, हाँ। हाँ जरूर मैं ये सुनाऊंगी तुम्हें।
तो वो जो मैंने छोटा सा गीत लिखा, वो गीत उनको इतना ज्यादा पसंद आया। यूजुअली गीतों में 3 या 4 पैराग्राफ होते हैं, तो उन्होंने जब उसको पढ़ा, वो सब फेसबुक वॉल पे ही हम लोग लिखा करते थे, तो बोले कि इसको तो तुम यहाँ रोको ही मत, इसको मैं कम से कम 20-30 पेज पढ़ना चाहता हूँ, और तुम लिखती जाओ इसको। तो मैंने कहा ये आपका टॉपिक है और आपको भी लिखना पसंद है, तो इस पे हम दोनों साथ लिखते हैं, आप भी लिखिए इस पे। तो हम दोनों ने जब उसको लिखना शुरू किया, तो हम एक दिन बात कर रहे थे कि समय से हम आखिर निकाल क्या सकते हैं। एवरीथिंग, पूरी की पूरी हिस्ट्री, समय तो उसका साक्षी है। आगे जो जो होगा, पूरा भविष्य, समय तब भी रहेगा। हर परिवर्तन का, सृष्टि की उत्पत्ति का, सबका साक्षी तो है समय। और जैसे ही साक्षी की बात आती है, तो वो आप सत्य और शिव, इन तत्वों से जुड़ने लगते हैं। तो हम तो समय में से कुछ निकाल ही नहीं सकते, तो इसमें तो कुछ छूट ही नहीं रहा, क्या न लिखे हम इसमें। तो होते होते हमने फिर ये प्लान किया कि हम इसको एक महाकाव्य का रूप देंगे। तो लेकिन क्या हुआ कि जब कोविड की सेकेंड वेव आई, तो वो जो साइंटिस्ट थे वो कोविड में चले गए, और हाँ। हम दोनों ने मिल करके ये जो महाकाव्य है आधा लिखा। अभी आधा ये बचा हुआ है, तो इसको बाकी आधा पूरा करके जिस भी फॉर्म में हो पाएगा, मैं सबके सामने जरूर वाह। लाने की कोशिश। बहुत अद्भुत घटना है ये, और अद्भुत मतलब मेमोरी है। मतलब कि अभी जो जनरली आई ऑलवेज आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, बट मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि व्हाट शुड आई आस्क यू। अपने आप में ही सारा कुछ लग रहा है कि जैसे कि एक मूवी चल रही हो। एक कविता सुनाओ इसी बात पे, समय की अवधारणा। ये कॉन्सेप्ट भी अपने आप में बहुत अच्छा है कि समय की अवधारणा, समय क्या है, और दो साइंटिस्ट मिलके लिटरेचर में उसको लिखने वाले, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। साक्ष्य दृष्टा भावमहे, गद्य आगत काल द्वये, हे चिरंतन, हे अचर चर, चेतनामय, हे निरंतर, हे सृजन के पृष्ठ में तुमको नमन करता चलूं नित। तुम सृजन करते रहे नित, मैं सृजन करता रहूं नित। तुम स्वयं के तार में ढल, रात दिन सब बुन रहे हो, मौन तल पर कंपनों के भाव सारे सुन रहे हो। हे परा वाणी तुम्हारी गूंज से झंकृत दिशाएं, श्रव्यता के कर्ण तल तक बुझ गई सारी तृषाएं। गुह्यतम हर नाद की तुम श्रव्यता वरदान दे दो, प्रार्थनाएं साधनाएं सब सधे अवदान दे दो। लय तुम्हारी हे अगोचर, मैं श्रवण करता चलूं नित। तुम सृजन करते रहे नित, मैं सृजन करता चलूं नित। इस वाह। तरह से ये पूरे कविता है, वाह। जो सृष्टि के हर अवयव की एक बहुत आभार मानते हुए वंदना है। हर हम्म। एक अवयव की, सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, प्रकृति क्या है, प्रकृति के तत्व कितने हैं, हमारी धरती हमें क्या क्या देती है, मीन्स हमें कितना कुछ मिला है। ये जो सृष्टि है, कैसे एक शून्य से ये पूरी सृष्टि बन गई, और हर चीज कितनी इंपॉर्टेंट है। किसी भी चीज के बिना ये सृष्टि अधूरी है। तो हर उस अवयव की किस तरह उत्पत्ति हुई और क्या वो है, उसको देखना, उसको नमन करना कि तुमने ये हमें दिया, तो हम्म। इट्स एक्चुअली वेरी एक्साइटिंग। वेरी बिल्कुल, जब एक्साइटिंग। हम ये इसको ना, जब इस
इस महाकाव्य को हम लोग लिख रहे थे, या अभी जब मैं लिखती हूँ, तो इसको लिखना ही एक इतनी ऐसी अनुभूति है ना अभिलाषा, कि जिसको हम्म, बताया नहीं जा सकता। ये मीन्स सीधे जैसे हम ईश्वर से जुड़ जाते हो, और हम्म। बिल्कुल मतलब उस नींद में भी ये छंद गूंजते हैं, और इतना आनंद अद्भुत रहता है कि मतलब उसके सामने तो सब कुछ एक्चुअली फीका लगता है। मतलब कि मतलब ये सचमुच जब आएगा ना तो प्लीज इसको अच्छे से प्रमोट करो, क्योंकि ये ऐसा मेरा भी कोई सुना हुआ नहीं है कॉन्सेप्ट कि कहीं भी किसी भी भाषा में किसी इस तरह का काम किया गया हो कि समय और समय से रिलेटेड जो सारी चीजें हैं और ये कैसे हमारा, तो इसमें साइंस को भी कुछ तुम लोग जोड़ने वाले हो। कैसे ये किस तरह की देखो, बात ये इससे पता सृष्टि चलती? तो विज्ञान की तो है ना। जब हम सत रज और तम गुण की बात करते हैं प्रकृति की, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के टर्म्स में यही तो सतरज तम गुण है ना, ये सब जिनसे रहेगा। मिलकर पूरी की पूरी सृष्टि बनी है। करेक्ट, तो बिल्कुल ये अगर विज्ञान अभी उन गहराइयों तक नहीं अनुभूतियों की पहुंचा है, नहीं पहुंचा है। नहीं पहुंचा है। देखो, जो चेतना है ना अभिलाषा, उसने हमें ये सब कुछ दिया है। अगर हमारी बुद्धि काम कर रही है, तो हम्म, किसी चेतना के कारण तो वो बुद्धि काम बिल्कुल कर रही है ना। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे मन में भी कुछ भाव उठ रहे हैं, हमारी फीलिंग्स हैं, हम फील कर पा रहे हैं, तो ये भी तो किसी चेतन शक्ति के कारण शक्ति पा करके हो रहा है। हमारी आंखें देख रही हैं, तो देखने की शक्ति देने वाली कौन सी शक्ति है? अब हम्म। अगर उस शक्ति को, जो बुद्धि को दे रही है काम करने की शक्ति, उसको हम बुद्धि से समझने चलेंगे कि वो क्या है, तो बुद्धि बहुत छोटी हो जाती है उसके सामने। वाह। और हम क्योंकि लॉजिकली सोचने के लिए इतना ट्रेंड हैं, हम्म। तो हमें लगता है कि ये तो बात हमारे लॉजिक में साबित फिट नहीं प्रूफ प्रूव नहीं नहीं हो पा रहा, एग्जिस्ट नहीं एविडेंस करती। नहीं है, एविडेंस हाँ, नहीं है, अनसाइंटिफिक है एक्चुअली। तो यहाँ पर सही आध्यात्म बात है। का रोल आ जाता है। यहाँ विज्ञान की सीमा खत्म थोड़ा हो सा जाती है। ठहर जाती है। और अभी तक तो खत्म ही है। अभी अब क्या मेटाफिजिक्स पता की नहीं। हम बात करते हैं, या तब फिर थोड़ा सा वो यहाँ तक पहुंचने की कोशिश कर रही है मेटाफिजिक्स, लेकिन पूरा तो नहीं अभी पहुंच पर सकी। जब जब ऐसा होगा तो साइंस का एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा, इट विल बी बियॉन्ड दैट, जैसे कि बियॉन्ड, ब्लैक दिस इज होल। साइंस बियॉन्ड साइंस एक्चुअली। हाँ, ये दिस इज समथिंग बियॉन्ड की जो हम लोग आई डोंट थिंक कि हम लोग उसको जब समझने की कोशिश करेंगे तो हम लोगों के अंदर इतनी समझ रहेगी कि हम लोग उसको लिखें। आई थिंक कि हम लोग एकदम जो बोलते हैं कि परमानंद की प्राप्ति जो होती है, आई थिंक इट विल बी दैट स्टेट कि हम लोग कुछ लिखने और समझने और समझाने के से अबव हो चुके होंगे। मेरा मेरा जो अपना एक्चुअली समझना इट हैपेंस अभिलाषा, जब ये होता है, ये अवस्था होती है, तो क्योंकि ये अपने आप में इतना आनंद है कि इसको किसी प्राप्ति के आनंद की जरूरत नहीं है, करेक्ट। अभिव्यक्ति के आनंद की भी जरूरत नहीं है। अब ये हम्म। अपने आनंद में अभिव्यक्त हो जाए तो एक अलग बात है, अलग बात है। लेकिन अभिव्यक्ति करके इसको आनंद मिले, ये चीज नहीं है। तो ये एक बहुत मतलब लिमिटेशन भी हो जाती है इसमें, कि जो अनलिमिटेड है वो अपने आप को लिमिट में एक्सप्लेन करना नहीं चाहता, उस हम्म। आनंद से नीचे उतर के। लेकिन हाँ, जितने हमारी फिलोसफीज हैं, मैं सोचती हूँ जो हमारे भारत के षट दर्शन है, वेदांत है, हमारे वेद है, उपनिषद है, पुराण है, ये जो है, ये इन्हीं दर्शनों से उत्पन्न हुए हैं। हम्म। पहले दर्शन नहीं है, पहले ये फिलॉसफीज नहीं है कि फिलॉसफीज हैं तो वो तत्व को प्रकाशित किया गया, नहीं। हमारे जो ऋषियों की मेधा प्रज्ञा रही, उनके सामने पहले वो सत्य प्रकट हो गया, अपने स्वरूप में प्रकट हो गया। और उनकी करुणा देखो कि जो दूसरा खोजने निकले, उसके लिए हम कुछ तो दे जाए रास्ता, तो तुम हम्म। इस रास्ते पर चलो, ये देखो, ये है। तो उन्होंने दर्शनों का उसको रूप दे दिया। वाह। मुझे ऐसा लगता है नहीं नहीं, बिल्कुल कि ये तो हम लोग का इंटरप्रिटेशन ही है। मतलब मेरे हिसाब से भी जो दुनिया में जो भी चीज है वो सब सब के सब हमारा इंटरप्रिटेशन। अगर कोई एक शब्द पढ़ो, जैसे तुमने एक शब्द लिखा, उन्होंने लिखा, साइंटिस्ट जो थे,
डॉक्टर सुनील कुमार, और फिर तुम्हारा उसके ऊपर तुम्हारी प्रतिक्रिया जो गीत के रूप में बन के आई, और उससे निकल के समय चरितमानस बनने वाला है। तो ये सब तो प्रतिक्रिया ही है, एक एक के बाद एक प्रतिक्रिया है। और जिसकी जिसकी अपनी जितनी क्षमता है, जितनी प्रतिभा है, उसके अनुसार उसकी प्रतिक्रिया होगी। लेकिन बड़ा मतलब एक मेरे भी दिमाग में कुछ थोड़ा एनलाइटनमेंट आ रहा है, ऑफ कोर्स, कि ये अलग तरीका है सोचने का, जो कि पीस देता है, जो एक शांति देता है। क्योंकि जो जितना केओस है इस दुनिया में, जितनी अशांति है और जितनी भागा दौड़ी है, जिसकी कोई आवश्यकता है नहीं। कोई जरूरत नहीं है किसी भाग दौड़ की, कोई जरूरत नहीं है कि आप कुछ जीत जाए, जीत के भी कुछ नहीं जीतते आप, हार के भी कुछ नहीं हारते आप। नहीं मेरा मतलब कि अभी मेरे दिमाग में बहुत क्लियर है कि जीत के भी कुछ जीता नहीं गई, जीत क्या गया, और हार के भी अभिलाषा, क्या जब है। हम इसको एक टोटेलिटी में देखते हैं, ह्यूमैनिटी को, और जो हमारी बेसिक जीवन पद्धतियां थी, उसमें जो था आध्यात्म कहलाता है कि अपनी आत्मा से निकटता, हम्म। अपनी स्वयं की आत्मा के निकट बैठना, निकटता, अधि आत्मा, आत्म के का सामीप्य। लेकिन हमने अपनी लाइफ को बाहर इतना ज्यादा स्प्रेड कर लिया है कि मुझे ये चीज मिलेगी, ये अचीवमेंट हो गया, हम्म। आई एम वर्थ समथिंग। तो हमारी जो जनरेशन्स की कंडीशनिंग है वो हाँ, इस तरीके की हो हो गई गई है। कि एक जो नेचुरली हमारे जो हिंदुस्तान की परंपरा है, हमारी वैदिक परंपरा रही है, तो हम उससे दूर होते आए। करेक्ट। जब सोचो ना कि कभी पूरा समाज ही ऐसा हो जहां ऐसी बातें ही चल रही हो कि छोटा सा बच्चा भी मतलब जानता है कि सोल इज समथिंग, वो क्या है, उसका आनंद हम्म। क्या है। तो उसका जीवन और उसकी विचार शैली, और आज जो इतना मतलब इतना डाइवर्स फील्ड में जो माइंड भी हमारा डाइवर्स हो गया है ना, बिल्कुल। तो वो किसी भी बड़ी चीज को, मतलब आत्मा इज समथिंग वेरी हायर, तो उसके बारे में वो सोचना ही नहीं चाहता, क्योंकि उसने अपने हम्म। गोल्स ही बहुत लिमिटेड और छोटे बना लिए। एक बिल्कुल। लाइफ को हमने रेस बना लिया है कि स्कूल में जाएगा, ये चीजें सीखेगा, तभी तो अच्छा कोई करियर मिलेगा। और हम्म। बहुत अच्छा करियर मिल गया, इसमें कुछ नहीं है, इसमें कम इनकम है, इसमें इसमें पैसा कम है, बहुत उसमें आगे पैसा बढ़ने की ज्यादा है। अपॉर्चुनिटीज कम है। अब बिल्कुल वो अवसरवादी होते 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 जब अपनी लेट फिफ्टीज या फिफ्टीज में पहुंचा, तो लगा जीवन का हासिल क्या, क्या मैंने रिश्ते कमाए, मैंने ये धन कमाया, ये सब तो यही छूट जाना है। ये कद्र नहीं करता, वो नहीं समझता। तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा माइंड में क्रिएट करती हैं। तो इन सबको ठीक से अगर हम समझ जाए ना, तो अपने आप ही अपने मन में एक शांति सी उतरने लगती है। तो हम्म। इनको समझेंगे कैसे? सबसे पहले तो हमें अपने आप को समझना होगा ना कि मैं हूं क्या। मैं यार अ, मैं क्या बहुत कोई सक्सेसफुल एक ह्यूमन बीइंग है क्या, वो मेरी आइडेंटिटी है? या हम क्या थे कि मेरे मन में ये चीज आई, तुमने मेरे मन की ये बात नहीं करी और इसलिए तुम गलत, और मैक्सिमम ये चीज ना कि ये चीज मुझे पसंद नहीं है, उसका एटीट्यूड ऐसा है। तो अभी हम अपनी पसंद में अपने आप को इतना एडहेयर कर लेते हैं कि वो हमारा ईगो पॉइंट बन जाता है। कि हम्म। जैसे मेरा कहा हुआ, मेरी ईगो अगर सेटिस्फाइड नहीं हुई, तो मतलब फिर मतलब कुछ भी हम अपने ईगो को भी तो नहीं समझ पाते ना। तो हम अपने आप को, मन को समझे, मन क्या है, बुद्धि क्या है, क्या ये मैं हूं, क्या मन मैं हूं? ये मन आज सुबह कुछ और सोच रहा था, शाम को कुछ और सोच रहा था। 15 साल से ये मन इसी तरीके से रिएक्ट करता आया, लेकिन आज तक कुछ इस तरीके से हासिल नहीं कर पाया। तो क्या ये जो मन भाग रहा है, इसके पीछे भागना ठीक है, या ठहर के देखे मन को भागने को? तो थोड़ा ठहर जाओ, एक स्टेप पीछे, और देखो कि यार ये मन तो हमेशा यही करता है, ये सामने से ये बात आई तो उसने ऐसे रिस्पॉन्ड कर दिया, लेकिन इसका जो एंड होता है वो कभी भी एक क्रिएटिव नहीं होता है, बहुत पीसफुल नहीं होता है। तो मन अपने उस रिएक्शन पैटर्न को रोकना सीख जाता है। फिर अपने भावों को थोड़ा समझना सीख जाता है मन। कि जब हम अपने भावों को देखने लगते हैं कि हम मन नहीं है, मन का तो काम ही है विकल्प देना, या तो ये होगा या तो वो होगा।
फिर बुद्धि उस पर निर्णय देगी कि या तो ये होगा या तो वो होगा। और फिर अगर उससे बात नहीं हुई तो भी तुम मतलब मैं कहीं ना कहीं हर्ट हुआ। तो ठीक है, बुद्धि ने अगर ये डिसाइड किया वो चीज नहीं हो पाई, नहीं हो पाई, लेट इट बी लाइक दैट। ये मैं नहीं हूँ, आई एम ये समथिंग वही जो डिफरेंट फ्रॉम बोल मैं। रही थी, जो थोड़ी देर पहले तुम बोल रही थी कि कंडीशनिंग हमारी ऐसी हो गई है हम्म। कि अभी अभी जो, अगर आप चाहते हैं कि एक संतोषपूर्ण जीवन जिए जिसमें कि शांति हो, उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप दूसरे लोगों से कनेक्शन कम करें, बंद करें। क्योंकि कनेक्शन खुद ही से नहीं हो पा रहा। हम लोग ऐसे एक मतलब मेरा अपना समझना ही है, एक हम लोग एक ऐसे कनेक्शन के पीछे भागते हैं जो एग्जिस्ट करता नहीं है। हर एक इंडिविजुअल की लाइफ है, और उसको उस लाइफ को उसके आवश्यकता आवश्यकता मतलब जो उसके सामने जो उसके टास्क है उसके अनुसार जीने का उसको पूरा अधिकार है। उसको बिल्कुल डिसिप्लिन करना और उसको मैनिपुलेट करने का हक किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं है। लेकिन हम बिल्कुल। लोग इसी को, किसी को नीचे करने, किसी को ऊपर करने, किसी को बड़ा छोटा रीसाइजिंग करने में ही पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। और जब एक्चुअली हम लोग क्लोजर होते हैं टू लीव दिस बॉडी, तब समझ में आता है अरे पूरी जिंदगी खराब कर दी फॉर नो रीजन। वी वेस्टेड आवर लाइफ। ये देखो ना, ये जीवन में कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकता था ना, बहुत इतनी बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी हो सकता है ये जीवन है अभी भी, कि एट हाँ एनी बिल्कुल मोमेंट है। स्टार्ट। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। ये जीवन एक इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आपको बियॉन्ड इस लाइफ के बियॉन्ड क्या है, हम्म। आपको वो बता सके, आपको इस जीवन मरण के पूरे चक्र से बाहर निकाल सके। निकाल सकता है। तो इसका जो मतलब सिर्फ ये ह्यूमन बीइंग ही एक ऐसी फॉर्म है जो ब्लेस्ड है कि वो इस लेवल तक का आत्मज्ञान पा सकती है और मुक्त हो सकती है, वही ब्रह्म अच्छा, ऐसा नहीं ब्रह्म लगता? स्वरूप हो सकती नहीं, है। ऐसा नहीं लगता कि ये सिर्फ हम लोग ऐसा समझते हैं? क्योंकि देखो, जो कुछ जो एनिमल्स हैं जैसे कि डॉग्स हैं या काउज, हम्म। जो कि डॉग्स तो मतलब वो अल्ट्रासाउंड भी सुन सकते हैं। हम्म। तो नहीं लगता कि वो हमसे ज्यादा शायद केपेबल है? सिर्फ उनकी कैपेबिलिटी हम लोग नहीं समझते। नहीं पॉसिबल है? नहीं देखो, ये उनकी एक सेंस का ज्यादा डेवलप होना है, उनकी एक सेंस का एडवांसमेंट है, लेकिन उनमें बुद्धि नहीं है, वो उनमें ये कैसे प्रूव उतना होगा? ज्यादा ये मन बताओ। विकसित नहीं है। ये कैसे पता चलेगा? क्योंकि जैसे बहुत सारे वीडियोस देखा हम्म। है, उसमें जैसे जो डॉग माँ है वो अपने बच्चे को प्रोटेक्ट कर रही है, कोई डांट रहा है। आई हैव एक्चुअली सीन अ वीडियो लाइक दिस ऑन ओके। फेसबुक। और या फिर एक वीडियो देखा जिसमें कि एक आदमी जो है, तो घूमने चले, तो मैं अब उसके डॉग का कोई पेट नेम था, मैं उसको लाऊं या नहीं लाऊं, तो द रिएक्शन द डॉग वाज, द बेबी, द पप वाज शोइंग, दैट वाज अमेजिंग। जैसे कि हमारे छोटे बच्चे करते हैं। तो मेरे दिमाग में ये बहुत, या बिल्लियां, कैट्स, उनके भी रिस्पॉन्सेज बड़े जबरदस्त होते हैं। कैट्स तो मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो वो जो ओके। रिस्पॉन्सेज, या काउस, इन लोगों का जो रिस्पॉन्स टू लव एंड अफेक्शन होता है, कुछ एनिमल्स का स्पेशली, दो आई एम नॉट अ वेरी एनिमल फ्रेंडली पर्सन, बट ऑब्जर्वर, एज एन ऑब्जर्वर आई कैन से दैट कि इतना अच्छा उनका रिस्पॉन्स होता है, मच मोर प्यूरर देन ह्यूमन बींग्स। तो जो अभिलाषा। दिमाग का जो कैलकुलेशन है कि उनके, ऑफ कोर्स हम, आई नो एवोल्यूशन के हिसाब से ह्यूमन बींग्स आर द मोस्ट इवॉल्व्ड, बट देन इट इज साइंस। what we are talking is probably beyond science, which we are not able to perceive with our, अगर ले भी ले सिक्स सेंस, सेवेंथ और एट सेंस, राइट? पॉसिबल है, अगर सिक्स है तो सेवेंथ और एट क्यों नहीं? तो आई फील कि प्रोबेबली ये हमारा अपना ईगो है, या अपना अपना नहीं नहीं हम ही द बेस्ट है, वी आर, आई एम द बेस्ट बिकॉज आई एम अ ह्यूमन बीइंग, ये हम समझते हैं। मे बी वी आर नॉट, मे बी वी आर नॉट। इज इट पॉसिबल? व्हाट डू यू थिंक? अभिलाषा, जब हम चेतना के टर्म्स में बात करते हैं ना, तो जो पूरा प्राणी जगत है ना, सब में वो चेतना की शक्ति तो एक ही काम कर रही है ना। वही वही और वही। वो चेतना अपने आप में इतनी प्योर है कि वो उस प्योरिटी, उस प्योर अफेक्शन, उस अपनी फ्रीक्वेंसी को पहचानती है। हम्म। अगर कोई एनिमल भी है,
और हम्म। अगर आप उसको, आपने हमने देखा कई बार, मतलब सुना कई बार, कुछ वीडियोस वगैरह भी देखे कि जो बड़े बड़े साधु संत होते थे, उनके पास शेर वेर भी आके आराम से शांत बैठे रहते थे, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, है ना। हाँ और बिल्कुल। कुछ भी नहीं करते थे उनको। और हम्म। उनकी एक तो मैं स्वामी रामा ऑफ हिमालयस थे उनका पढ़ रही थी कि वो कहीं साउथ में एक बार वो कर रहे थे, और उनके अगल बगल में सब मगरमच्छ बैठे हुए थे, बिल्कुल आकर के वो अपनी साधना में से लीन थे। फिर ले जाके उनको वहां शंकराचार्य बनाया गया किसी मटका की, इतने बड़े तपस्वी हैं ये, और हम्म। उनको पता ही नहीं। अरे बहुत तो सही बात बोली अभी, हाँ, फ्रिक्वेंसी की बात क्योंकि है। क्योंकि वो बिल्कुल मतलब अ, उन फ्रीक्वेंसीज को एकदम एब्जॉर्व कर लेते हैं, वो शांति को, कि उनके जैसे हम कहीं मंदिर जाते हैं तो हमारा मन अपने आप वो शांत होने लगता है। किसी भी हम्म। दिव्य प्रदेश में जाते हैं, किसी ज्योतिर्लिंग में जाते हैं, किसी शक्तिपीठ में जाते हैं, तो करेक्ट। हम वहां की एनर्जीज को महसूस कर वाइब्रेशन जो होता सकते है, हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, है ना। बिल्कुल सही तो बात। इसी तरीके से जो एनिमल्स की भी कॉन्शियसनेस है, उनकी कॉन्शियसनेस और हमारी कॉन्शियसनेस में कोई फर्क नहीं है। द करेक्ट। कॉन्शियसनेस इज सेम। हमारी ईगोज थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है। एक मैंने बहुत इंटरेस्टिंग चीज पढ़ी थी कि रचनाकार कौन, किसकी ये सब रचना है। तो देखो ना, इसके नाम में ही छुपा है, जो रचना का आकार है वही रचनाकार है। रचना का आकार कैसा, वो आकार कैसे फॉर्म हुआ। तो जब जब हम वेदांत को समझने की कोशिश करते हैं, जितना मैंने समझा है, तो जब कुछ भी नहीं था, मीन्स बिल्कुल सृष्टि की उत्पत्ति ही नहीं हुई थी, जब कुछ भी नहीं था, उससे ये कुछ उत्पन्न कैसे हुआ। तो भी एक जो कुछ भी नहीं है ना, दैट इज ऑल्सो कॉन्शियस। वो एक कॉन्शियसनेस, एक चेतना है। हम्म। और उसमें जो सांख्य हमारा कहता है, वो प्रकृति और पुरुष को मूल तत्वों की तरह कहता है। जो पुरुष तत्व है उसको तो उसने कहा कि ये चेतन तत्व है, उसको हम शिव भी समझ सकते हैं। और जो शक्ति, उसको उसने प्रकृति कहा। और प्रकृति के 3 गुण बताए, सत रज और तम गुण, जिसको हम साइंटिफिकली इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तरह समझ सकते हैं। और जब ये तीनों बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड मीन्स इलेक्ट्रॉन इज बैलेंस्ड विद प्रोटॉन, एंड न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है ही है, तो कुछ भी हलचल नहीं है। अव्यक्त प्रकृति मीन्स अभी प्रकृति व्यक्त हुई नहीं है, अभी अव्यक्त है। तो ये जो अव्यक्त प्रकृति है, इसमें इतना इक्विलिब्रियम है कि उस चेतना में ये लीन है। मीन्स ये अब ये है तो, देखो कोई चीज होना और किसी में समाहित हो जाना, कि उसकी अपनी खुद की एग्जिस्टेंस का कोई मतलब ही ना रहे, जरूरत क्या है वाला, तो वो उस तरीके से लीन है। लेकिन जो चेतन तत्व है, वो इतना ज्यादा, मीन्स क्या बोलते, जैसे अगर हमने किसी आग पे कोई बर्तन रखा है, तो उस बर्तन में आग के गुण आ जाते हैं ना, वो बर्तन गर्म हो जाता है ना, एंड वी कुक इन दैट। या हम किसी लोहे की छड़ को गर्म करेंगे तो वो भी लाल हो जाएगी ना, आग जैसी, पर वो आग नहीं है, उसने उसका गुण लिया है। मैग्नेट है, आयरन है, तो मैग्नेट का गुण आयरन में आ जाएगा, और कुछ देर तक वो भी मैग्नेट की तरह एक्ट करती रहेगी, कर आयरन भी। सकता है बिल्कुल। इसी तरीके से, जैसा मैं समझती हूँ, मेरा इंटरप्रिटेशन है, मैं वो बताती हूँ कि जो चेतन तत्व है और ये जो प्रकृति की साम्य अवस्था है, उस चेतना के संपर्क में आते ही, वैसे ऐसा कभी है नहीं कि वो संपर्क में नहीं है, क्योंकि ये पूरा ब्रह्मांड में जो कुछ भी हम देख रहे हैं, तत्व जो भी देख रहे हैं, वो सब उसी में तो समाहित है, चेतना में। तो करेक्ट। इसी को शिवलिंग कहा जाता है, कि ये जो ऊर्जा, जो सुप्त शक्ति सब है, इस चैतन्य में समाहित है, इनको आप अलग कर ही नहीं सकते। अर्धनारीश्वर की हमारी परिकल्पना यहाँ से आती है। तो इसमें, इस चेतना के संपर्क में कुछ हलचल उत्पन्न होती है, एंड इट इज अवेयर ऑफ दिस दिस मीन्स दिस एग्जिस्टेंस। ये जो कुछ रिदम हुआ, कुछ हलचल हुई, कुछ डिसबैलेंस हुआ, मीन्स इक्विलिब्रियम थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ उस चेतन के कारण, तो अब उसको न्यूट्रलाइज होने के लिए कुछ पॉजिटिव्स को पॉजिटिव चाहिए, नेगेटिव्स को नेगेटिव चाहिए, या उनको आपस में एक दूसरे चाहिए, पॉजिटिव को नेगेटिव एंड नेगेटिव को पॉजिटिव।
तो जो इनकी एग्जिस्टेंस आई, मीन्स ये जो होने की अनुभूति आई, कभी अगर बिल्कुल शांत हो तो भी कुछ हलचल हल्की हल्की सी महसूस होती है। ये होना है, ये अस्तित्वगत होना है, और इसी को ही हम महत तत्व कहते हैं। या हम ह्यूमन बींग्स में अगर हम देखें तो हम इसको चित्त कह सकते हैं, कि चित्त एकदम शांत है लेकिन उसको पता है कि वो है अद्भुत। है ना, वो है। अब अगर मुझे भूख लगी है तो मुझे किसी को कहने की जरूरत थोड़ी ना है, बिना वर्ड्स के भी मैं जानती हूँ कि दिस समथिंग लाइक हंगर इन मी। तो एग्जिस्टेंस ऑफ हंगर अपीयर्ड इन मी। इसी तरीके से अगर मैं शांत हूं, मुझ में कोई भाव कहाँ से आया? मैं बिल्कुल शांत हूँ, कुछ भी नहीं है, आंखें बंद है, अचानक एक भाव आया, थोड़ी देर में चला गया, फिर दूसरा आया, वो भी चला गया, तीसरा। ये कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है? ये मैं नहीं कर रही हूँ, हम्म। ये है। ये उस प्रकृति में ये ब्रह्मांड ऐसा ही है कि ये कुछ ना कुछ ये हलचल होगी, और ये अस्तित्व है। अब ये अस्तित्व इतना चैतन्य है कि इसको हर हलचल का भी पता है। और जब ये हलचल इस जगह उठी, मीन्स ये फॉर्म बनने के लिए उठी, तो हम्म। इसको मैंने कहा, अरे ये तो मैं हूं। जैसे ही मैंने, मतलब ये दैट इज आभास हुआ कॉन्शियसनेस। कि पहले था कि ये सिर्फ होना है, अब है हम्म। कि ये तो मेरा होना है। मीन्स ये मेरा होना, आई लिमिटेड इट हम्म। इमीडिएटली। जैसे ही मैंने इस मैं को लिमिट किया, अब मैं तुम अलग, मैं अलग। इसी हम्म। तरीके से जो एक तुम हो ये एक मैं है, दूसरा वो है वो एक मैं है, लेकिन है सब यही एक चेतना। करेक्ट। ये ग्रेट। ये सपने में इस तत्व, जो ये मैं तत्व आया, इसको बोला गया अहंकार, अहम। कि अपने होने का बोध। और वो बढ़ता और जाता जब है, बढ़ता जाता है, अब ये बढ़ता जाता अपने है। होने का जो बोध है, अब इसको कुछ चाहिए तो कुछ राग है, कुछ नहीं चाहिए तो कुछ द्वेष है। फिर वहीं से ये ह्यूमन फॉर्म्स बनने की क्रिया शुरू हुई। हम्म। और फिर तभी तो वो जो रचना की जैसी अनुभूति, उसने वो फॉर्म ले ली, चींटी ने वो फॉर्म ले ली। कोई जड़ अगर पदार्थ है तो आप देखो ना, आप एक पत्थर उठाओ, उसमें भी तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन घूम रहे हैं ना। सही बात तो है, बिल्कुल। इनफैक्ट नथिंग इज जड़, उसमें भी हम्म। कुछ चेतना है। है जो कि हम पहाड़ है, समझ वो नहीं भी पा रहे। बन रहे हैं, वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। हम्म। तो ये जो चेतना के स्तर पर है ना, वहाँ कोई विभेद, कोई खंड है ही नहीं। एक एक अखंड है, जो तुम हो वही ये है। और ये ईगो एक इतना बड़ा भ्रम है ना, क्योंकि हम्म। ये जो स्पंदन है ना, ये मेरे नहीं है, ये मैं नहीं हूं, ये अस्तित्वगत है, ये है, ये तुम। अब तुम उसको ईश्वर कह दो, ये तुम हो। अब जो हम पढ़ते हैं रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में, कभी सुनते हैं कि वो जब इस अवस्था से हटते थे ना, तो रोने लगते थे कि हम्म। अभी तो मैं वही था, ईश्वर की गोद में था, ये क्या हुआ, ये मैं कैसे हो गया? मीन्स आई डोंट वांट टू बी मी, आई वांट टू बी यू हाँ। गॉड। तो वो ये अवस्था है। और और हम कहाँ जीते हैं कि मेरा मन, मेरी इच्छा, ये तुमने ये हम्म। नहीं किया, और ये हमारे, ये विभाजन के कारण है। और जहां सब मिल जाता है, हम और गहरे अपने में उतरते हैं, और हम सृष्टि कैसे हुई, हम कहाँ, मतलब मैं क्या हूँ? आई एम डॉक्टर प्राची, आई एम आर्टिस्ट प्राची, आई एम राइटर प्राची, आई एम मदर प्राची, मैं किसी की वाइफ, ये सब फैक्ट है। लेकिन सिर्फ यही सच नहीं है, ये सतह का सच है। हम्म। और अगर हम जितना सतह पर अपनी आत्मा से जितना दूर हैं, हम उतना अपने मूल से दूर हैं। हम्म। और जैसे जैसे हम मूल की तरफ लौटने लगते हैं ना, तो डिफरेंसेस कैसे खत्म होने लगते हैं लाइफ में। अभिलाषा, जब मैंने ये चीज रियलाइज करी, और सपोज मेरे हस्बैंड ने कुछ मुझे बोला और मैंने उनको कुछ पलट कर बोला, और कुछ हुआ, खटपट हुई सपोज, तो बाद में मैंने सोचा कि इस चीज को रियलाइज कर लेने के बाद भी अगर मैं अपना थॉट नहीं बदल पा रही, तो कैसे तो लोग। हाउ कैन आई एक्सपेक्ट फॉर हिम टू हम्म। एक्सेप्ट some different opinion या different thing? तो यहाँ पर यह चीज आती है कि जब आप खुद को एक्सेप्ट करते हो, खुद को समझते हो, तो आप अपने साथ जब पीस में हो, तो आप दूसरे की परेशानी को भी समझ रहे हो ना, कि ये बेचारा भी तो इस उलझन में गुजर रहा है, उसको मैं समझूं।
वो मैं ही, मेरे जैसा ही तो है बिल्कुल। ये तो बिल्कुल सुपरफिशियल स्तर पर है। तो बिल्कुल सही किसी बात है। मतलब डिफरेंस की फिर गुंजाइश नहीं बचती, और हम्म। सबको आप एक्सेप्ट कर सकते हो, बीट एनिमल, समथिंग ऑफ डिफरेंट ओपिनियन और एनीथिंग लाइक। वाह। आई रियली होप कि ये ऐसा ही कुछ मतलब ना मेरे चैनल के लिए मेरा मन है कि ऐसे ही मेरे इंटरव्यूज हो, जिसपे जिस पर हमको खुद को गर्व हो कि भाई ये चीज अच्छी है। भले सब्सक्राइबर्स दैट डजंट रियली मैटर, लेकिन जब चीज हो तो पलट के देखे इंसान की यार अच्छा काम किया। आई एम हैप्पी। बहुत ही मतलब सच में बहुत इट वाज एनलाइटनिंग। I understand what you are saying बहुत अच्छी तरह से। Despite whatever you are saying, we all are playing certain kind of role to enrich our souls. हाँ डेफिनेटली, So जर्नी that's what तो I उसी feel. तरफ तो there है is ना। no need. तो अगर कोई मेरे से गुस्सा होता है या मेरे से उसको कोई नेगेटिव कोई भी ये आता है, तो it is their role. इफ लेट्स से दैट मतलब अगर शाहरुख खान किसी मूवी में विलन का रोल कर रहे हैं, दैट डजंट मीन दैट ही कैन नॉट प्ले एज अ पॉजिटिव एक्टर और हीरो। तो समथिंग लाइक दैट, इट इज जस्ट अ रोल, दे आर प्लेइंग द थिंग एंड बी डन विद इट। बस यही है हमारा इंसान के रूप में काम। कि लेकिन हाँ, ये इसका जो कॉन्शियसनेस है कि मतलब हम लोग ये सब रोल ही प्ले कर रहे हैं और एक्चुअली हम लोग कुछ और हैं। और हमारा हम जो है वो सचमुच क्लोज है। यू कुड एक्चुअली एक्सप्लेन दैट रियली वेल। बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया कि कैसे हम लोग सृष्टि के पार्ट हैं, और कोई जो चेतना अभिलाषा, जो। जिस तरीके से मैंने इस चीज को समझा, मैंने उस तरीके से समझाने नहीं की या नहीं, बहुत बताने अच्छा, की बहुत कोशिश खूबसूरत की। था, बहुत सुंदर था ये। बहुत ही सुंदर था। मतलब अगर किसी को समझना हो ना, जैसे कि किसी को मन में शांति चाहिए, तो उसके लिए बहुत जरूरी है समझ पाना कि हम लोग कौन है, हम लोग कौन है, हम लोग क्यों है अभिलाषा, ऐसे। पता है, दूसरी जब इंसान के मन में ये प्रश्न उठता है ना कि मैं कौन हूं, और ऐसी कोई जिज्ञासाएं होती है ना, तो उसको अपने आसपास सचमुच कोई मिलता नहीं है जिससे वो ऐसे प्रश्न कर सके और उसको एक सही उत्तर मिल सके। सही कोई बात कहेगा है। मेडिटेशन के लिए बैठ जाओ, हम्म। और वो फिर एक पूरी सांसों की एक्सरसाइज उसको बना देगा कि लो और छोड़ो, लो और, मैं ये नहीं कहती कि वो बेनिफिशियल नहीं है या हाँ, वो वो ये है नहीं, बेनिफिशियल है। लेकिन वो यही नहीं है असल में। जो तुम हो ना, एक जिसको तुम सूत्र कह सकते हो, मैं अभी वो दूंगी अगर तुम शांति के लिए कुछ चाहते हो सूत्र। बिल्कुल, बोलो बोलो। तो मैं जो फॉलो करती हूँ वो ये है कि अगर मैं अभी प्रेजेंट हूं और मेरे मन में कोई स्मृति है, हम्म। तो आई एम नॉट दिस मेमोरी। अगर मेरे मन में कोई फ्यूचर प्लानिंग है, तो आई एम नॉट दीज ड्रीम्स। और अगर अभी मेरे मन में कोई विश्लेषण चल रहा है कि सपोज मेरी सिस्टर इन लॉ ने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, हस्बैंड ने कुछ चीज ठीक से नहीं की, या ये ज्यादा एक्सपेक्टेशन हो गई, तो ये विश्लेषण, ये जजमेंट भी मैं नहीं हूं। तो अगर मैं अपने आप से स्मृतियां हटा दूं, तो मैं अपने पूरे पास्ट को न्यूट्रलाइज कर सकती हूँ कि नहीं यार, वो तो गया, आई एम नॉट दैट, आई एम पुटिंग माई एनर्जी टू दैट विच एक्चुअली आई एम नॉट। और फ्यूचर ठीक है, जो होगा एक बार प्लान कर दिया ना, व्हाट द सेंस कि बार बार सेम चीज को सोचो 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 करो। वो भी आप कर्म कर रहे हो ना, हो जाएगा। बी एट पीस विद योर सेल्फ। और क्या जरूरत है अभी सारे विश्लेषण करने की, उसने लाइट जलती छोड़ दी, उसने कर्टन ठीक से बंद नहीं किया, उसने फैन तेज चला, ठीक है, लेट इट बी। क्यों जरूरी अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट करो, यू आर नॉट फॉर दैट। अगर आप इन तीनों चीजों को हटा दो ना अपनी लाइफ से, मतलब जब आप शांत होना चाहो, तो एक्चुअली आप खुद ध्यान हो। क्योंकि जिसका ध्यान करके जिस अवस्था में पहुंचना है, वो कोई और अवस्था नहीं है, वो आप स्वयं हो। तो हम्म। मेडिटेशन की कोई ऐसी टेक्निक नहीं होती कि क्या ध्यान की क्या तरीका है, कैसे करें। तो अगर आप इन तीन चीजों के लिए अवेयर हो, मेमोरीज के लिए, प्लानिंग्स के लिए, और अभी जो एनालिसिस है, उनको अगर हम देख सकें, कंट्रोल कर सकें, तो हम अभी शांत हैं, बिल्कुल शांत हैं। वंडरफुल।
अद्भुत, सच में बहुत ही जबरदस्त मतलब ये विश्लेषण था कि मेडिटेशन का मतलब क्या है, और आप जो इनर पीस है आप एक्चुअली कैसे अचीव कर सकते हैं विदाउट जजिंग एनीवन, विदाउट थिंकिंग। मतलब वो स्थिर चित्त वाली जो बात थी ना, वो जो चित्त है, जो जो थॉट्स आ रहे हैं जा रहे हैं, इसके उसको, वो चित्त है आपका जो कि स्थिर करने की आवश्यकता है। और इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, दे विल कीप मूविंग, बट एट द सेम टाइम जस्ट अलाउ देम टू एंड लेट देम हैपन। मतलब ये बहुत ही एनलाइटनिंग कॉन्वर्सेशन था प्राची, थैंक यू सो मच। और थैंक यू अभिलाषा। मतलब तुम्हारी बुक्स के लिए ऑल द बेस्ट करने की आवश्यकता तो है नहीं वैसे, लेकिन एनीवेज बेस्ट विशेस फॉर यू एंड योर फ्यूचर, एंड आई रियली विश कि इस तरह की जो और भी जो बहुत अच्छी चीजें हैं वो और शेयर करो, क्योंकि हमारे समाज में, हमारे ह्यूमैनिटी में, आई रियली डू, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट भारतीय समाज या कुछ भी, ह्यूमन इन जनरल, कहीं भी हो, किसी भी देश में हो, सबको ये जरूरत है इस चीज की कि हम लोग समझ सके कि हम लोग ह्यूमन ही रहे, बेकार के एक्सटेंशंस जो हैं, फॉल्स एक्सटेंशंस जो लाइफ के हैं उनमें ना पड़े, सो दैट वी कैन बी आवर सेल्व्स। तो उसको उसको अपने जरूर अपने कभी और आओ और कुछ और बातें हम लोगों को बताओ, ताकि ना अच्छा लगे, बहुत अच्छा लगे और मानसिक जरूर शांति। अभिलाषा, अगर कोई ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर मेरे पास है या मैं दे पाऊं तो मुझे जरूर खुशी होंगे, होगी। आई जरूर ऑलरेडी दूंगी। नो कि तुम्हारे पास होंगे। थैंक यू सो मच। और दर्शकों से अनुरोध है कि आप इस पूरे कॉन्वर्सेशन को सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि इससे जीवन जो है सिर्फ सांस लेना और छोड़ना नहीं है, जीवन जो है वो बेहतर बने, शांतिपूर्ण बने और इंजॉयबल बने। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन, थैंक यू सो मच प्राची।